हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंदर पाठ 5वां है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है? उत्परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए के अनुक्रमों में या डीएनए में परिवर्तन आता है। यदि डीएनए में परिवर्तन आता है तो जीव के जीन प्रारूप अर्थात जीनोटाइप में परिवर्तन आएगा। यदि जीनोटाइप में परिवर्तन आएगा तो जीव के क्या होंगे? लक्षणिक प्रारूप, दृश्य प्रारूप, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, उसके अंदर बदलाव आता। अर्थात उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे डीएनए में बदलाव आएंगे। यदि डीएनए में बदलाव आएगा तो जीव के जीनोटाइप, फिनोटाइप, लक्षण में क्या होंगे? परिवर्तन आएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम पुनर्योजक बोलते हैं, साथ ही साथ उत्परिवर्तन, ये दोनों प्रक्रियाएं ही क्या होती हैं? डीएनए में बदलाव लाने के लिए उत्तरदायी होती। एक वैज्ञानिक थे हॉलैंड के निवासी ह्यूगो डी ब्रिग्स। उन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द दिया। साथ ही साथ उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसको हम म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, वो भी दिया था। किस पे काम किया था? एक प्लांट था ओनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इन्होंने इस पौधे के ऊपर अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? यदि किसी जीव में अचानक कोई परिवर्तन आ जाए, यदि यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो इस बदलाव, इस परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद आए एक साइंटिस्ट, कौन थे? पीएच मॉर्गन। उन्होंने कौन सा उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया? जीन उत्परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। किस पे वर्क किया था? फल मक्खी थी ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर। इसके ऊपर पीएच मॉर्गन ने अध्ययन किया और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या? जीन उत्परिवर्तन, जिसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। इनके अनुसार यदि जीन में परिवर्तन होता है, यदि वह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं क्या? जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? जीन म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या? जीन उत्परिवर्तन। इसी को हम बोलते हैं क्या? बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। यदि जीन के संरचना में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, इसमें जीन की संरचना में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, तो उस बदलाव को हम बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। इस क्रिया के दौरान क्या होता है? डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होता है। किसमें? सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन होता है, जिससे उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एकदम ग्रेट एग्जाम्पल दिया गया है क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ये आपके एंट्रेंस में आते हैं। आप देखते हैं बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। आइए हम पहले देखते हैं क्या? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। इसे हम बोलते हैं क्षार युग्म प्रतिस्थापन। हम जानते हैं कि डीएनए में दो तरह के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन। प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, जबकि डीएनए में पिरिमिडीन होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। यदि क्षारक युग्मक में नाइट्रोजन बेस पेयर में यदि परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन।
ये दो तरह का होता है, एक होता है संक्रमण जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन, दूसरा है अनुप्रस्थता जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। पहले वाले में यदि संक्रमण में देखते हैं, जब प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए या पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस तरह के उत्परिवर्तन को हम बोलते हैं क्या, संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, समझिए। मान लीजिए कोई डीएनए है, इसमें मान लीजिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये दिया गया है। मान लीजिए इसमें कोई उत्परिवर्तन होता है, तो हमने क्या बोला, प्यूरिन का प्यूरिन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो या पिरिमिडीन का पिरिमिडीन। प्यूरिन यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, गुआनिन। मान लीजिए आपका गुआनिन है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, किसी कारणवश ये हट जाए, हटने के बाद यहाँ पे क्या जुड़ जाए, आपका ए आके जुड़ जाए, तो यहाँ प्रतिस्थापन हुआ किसके द्वारा, प्यूरिन का प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं क्या, संक्रमण। यदि इस तरह का डीएनए किसी संतति में जाएगा तो उसके अंदर उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। अब देखते हैं दूसरा, अनुप्रस्था ट्रांसवर्जन। इसमें क्या है कि प्यूरिन का पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापन या पिरिमिडीन का प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापन। आइए यहां देखते हैं, हमें यहां मान लीजिए ये साइटोसिन है, ये पिरिमिडीन है, इसके स्थान पे यदि आकर के आपका एडेनिन जुड़ जाए, इसको हटा करके सी को साइटोसिन जो है वहां पे ए आकर के आपके जुड़ जाए, तो किसको हटाया है, ए जो है आपका प्यूरिन है जिसे एडेनिन बोलते हैं, जबकि साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन। यहाँ पे क्या है, एडेनिन साइटोसिन को रिप्लेस कर रहा है, अर्थात प्यूरिन पिरिमिडीन को क्या प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इस तरह के प्रतिस्थापना को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्था ट्रांसवर्जन बोलते हैं। यदि इस तरह का परिवर्तित डीएनए जो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो संतति में उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। ये किसका टाइप था, बिंदु उत्परिवर्तन का पहला था प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। अब आता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या है, ये दो तरह के हो सकते हैं, डिलेशन प्रकार का है जिसे विलोपन बोलते हैं, या निवेशन जिसे एडिशन या एसर्शन बोलते हैं। ये मान लीजिए कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ए पी जी सी ए और टी, ये मान लीजिए कोई सीक्वेंस है। अब पहला क्या है, विलोपन, या मान लीजिए कोई यहां से आपका क्या हो, न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाए, किसी कारणवश क्या होता है, यहाँ से हट जाए, तो इस तरह का डीएनए यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, संतति में उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा, इसे हम बोलते हैं डिलेशन। इसके वजह से इसके रीडिंग फ्रेम में क्या है, कुछ परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गए, तो इस तरह को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसके फ्रेम शिफ्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, किसकी वजह से, विलोपन के वजह से। आइए अगला देखते हैं हम लोग, क्या निवेशन, इसमें एडिशन है। ये कोई फ्रेम शिफ्ट है, अब इसके अंदर कोई चीज प्रवेश कर जाता है, यदि आकर के यहाँ पे कोई चीज जुड़ जाए, एडेनिन, तो यहाँ पे एडिशन हुआ, किसी न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन क्षार का इसमें जुड़ाव हुआ, जुड़ा होने से फ्रेम शिफ्ट क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो विलोपन के द्वारा संपन्न हो सकता है और निवेशन के द्वारा संपन्न हो सकता है। बच्चों अब हम देखेंगे दूसरा उत्परिवर्तन के प्रकार क्या है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहला हम पढ़े थे क्या, जीन उत्परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्री उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों के आकार में भी परिवर्तन होता है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। इस आधार पे गुणसूत्री परिवर्तन दो तरह के हो गए। नंबर 1 है गुणसूत्रों में आकार की बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम,
नंबर 2 है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। तो ये आकार में बदलाव हो गया, ये संख्या में बदलाव। पहले हम पढ़ेंगे क्या, गुणसूत्रों में आकारकीय बदलाव, उनके आकार में बदलाव। यदि किसी कारणवश गुणसूत्रों के आकार में यदि परिवर्तन हो जाता है तो यह परिवर्तित जो गुणसूत्र है वह उत्परिवर्तित गुणसूत्र कहलाएगा, अर्थात म्यूटेंट क्रोमोसोम कहलाएगा। यदि ऐसा क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतति में जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। आइए इसके प्रकार देखते हैं। नंबर 1 प्रकार है विलोपन, जिसे हम बोलते हैं डिलेशन। क्या बोलते हैं, डिलेशन। नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के गुणसूत्रीय परिवर्तन में गुणसूत्र का कोई भाग क्या होगा, गायब हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा, और ये टूटा हुआ गुणसूत्र डिलेटेड गुणसूत्र कहलाता। आइए देखते हैं इसको। ये मान लीजिए गुणसूत्र, ये सेंट्रोमियर है। यहाँ गुणसूत्र में हम काल्पनिक दर्शाएं A B C D E F G H I। यहाँ पे क्या है कि जो A B है किसी कारणवश डिलीट हो गया, यहाँ पे डिलेशन हुआ, कटने के बाद ये भाग क्या हुआ, अलग हो गया। ये जो गुणसूत्र कहला है क्या है, डिलेटेड गुणसूत्र कहला है, क्योंकि इसका एक भाग क्या है, गायब हो गया है। अब बचा हुआ भाग क्या करता है, केंद्रक में सर्वाइव नहीं करता, वो क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं होते हैं। और जो सेंट्रोमेरिक डिलेटेड क्रोमोसोम है वह न्यूक्लियस में सर्वाइव करता है, और यदि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो उसके अंदर उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे भाग क्या है, डिलीट हो गया, खत्म हो गया है। इस तरह का एग्जाम्पल है कैट क्राई सिंड्रोम, क्राई-ड्यू-चैट, इसको बोलते हैं क्या, कैट क्राई सिंड्रोम। इस बीमारी में जो 5वां जो गुणसूत्र होता है, 5th पेयर, वो उसका एक आर्म क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5वां जोड़ा को हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए गुणसूत्र है 5वां जोड़ा, इसमें डिलेशन की वजह से आधा इसका हाथ गायब हो जाता है 5th पेयर में। तो ऐसा गुणसूत्र कौन सा बीमारी काज करता है, कैट क्राई सिंड्रोम। अगला देखते हैं द्विगुणन डुप्लीकेशन। ये मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, इसमें गुणसूत्र का कोई खंड जो है 2 या 2 से अधिक बार क्या होता है, पाया जाता है। गुणसूत्र का कोई खंड क्या होगा, 2 या 2 से अधिक बार पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। यहाँ मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, इसके अंदर ये जो AB है, AB पहले से था, AB और अतिरिक्त पाया गया है, यहाँ इसको कहेंगे क्या, डुप्लीकेटेड गुणसूत्र या म्यूटेंट गुणसूत्र। इस तरह के गुणसूत्र यदि किसी संतति में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, बीमारी काज। अब आता है प्रतिलोमन इन्वर्जन। ये मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या हुआ, डिलेशन हुआ, 2 जो ऐसे ये डिलेशन हुआ, कट गया, कटा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद फिर आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए ये CD है, रोटेशन के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे तो DE हो जाएगा। ये तो सही है, AB तो होना चाहिए CD, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये जुड़ गया है, तो DCEFG। इस तरह का गुणसूत्र क्या है, म्यूटेंट गुणसूत्र कहलाता है। वो संतति में जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। अब चौथा क्या है आपका, स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन। यहाँ ये 2 गुणसूत्रों में अलग अलग होता है, एक गुणसूत्र ABCD वाला है, जबकि दूसरा EFGH वाला है। इसके अंदर डिलेशन होता है, इसका भाग टूटा हुआ इनके अंदर प्रवेश कर जाता है, इनका टूटा हुआ भाग इनके अंदर। अर्थात 2 इंसान, ये मान लीजिए ये आपके गुणसूत्र है, ये डिलेशन हुआ दोनों में, डिलेशन के बाद ये काला वाला कैप नीले के ऊपर मान लीजिए आ गया, नीले कैप ऊपर आ गया, यह कहला। तो इस तरह से गुणसूत्र भी क्या होते हैं, अपने खंडों का बदलाव कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। यदि इस तरह का गुणसूत्र यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो परिवर्तन काज करेगा। इस तरह हमने क्या देखा, गुणसूत्रों में आकारीय परिवर्तन, अर्थात
स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम 4 तरह के थे। एक डिलेशन था, नंबर 2 डुप्लीकेशन, नंबर 3 इन्वर्जन, नंबर 4 ट्रांसलेशन। अब आते हैं हम लोग क्या, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। यहाँ पे 2 है, असुगुणिता, असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। जो गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए हम लोग में क्या है, 2n बराबर होते हैं 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। तब इन गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन होगा तो गुणसूत्रीय संख्या में परिवर्तन कहलाएगा, अर्थात न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम के कैटेगरी में ये आएगा। आइए असगुणिता में क्या है, गुणसूत्रों की कुल संख्या में या तो कमी होगी या वृद्धि। कोई गुणसूत्र की संख्या है उसमें कुछ कमी हो जाएगी या कुछ वृद्धि हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। इसकी 2 कैटेगरी है, हाइपरप्लॉइडी, एक है क्या, हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में वृद्धि होगा, क्या होगा, 2n कोई है, 2n में वृद्धि होगी, जबकि हाइपो में 2n में कमी होगी। पहला देखते हैं, वृद्धि वाले में 2 हैं, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। जब 2n में एक गुणसूत्र जुड़ता है, यहाँ पे एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी, और 2 गुणसूत्रों की वृद्धि होगी, एक जोड़ा गुणसूत्रों की वृद्धि होगी, उसे टेट्रासोमी कहते हैं। आइए यहाँ समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं यहाँ पे 2n बराबर 8 गुणसूत्र है, कितना है, 8। हम लोग 46, लेकिन यहाँ मान रहे हैं कि 2n बराबर 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब हम वृद्धि ट्राइसोमी के बारे में देखिए। यदि कोई 2n में एक गुणसूत्र ऐसे टूट जाता है, क्या जुड़ता है, एक गुणसूत्र टूट जाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, हम लोग ट्राइसोमी। 2n + 1, 2n कितना, 8 है, उसमें एक जुड़ गया तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यहाँ एक गुणसूत्र की वृद्धि। और मान लीजिए ट्राइसोमी है, एक और जुड़ गया गुणसूत्र, जोड़ा में नहीं गुणसूत्र जुड़ रहा है, सिंगल सिंगल जुड़ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है टेट्रासोमी में। टेट्रासोमी में 2 गुणसूत्र जुड़ेंगे, पेयर में जुड़ेंगे, 1 और 2 पेयर में जुड़े हैं, तो जब पेयर में जुड़ेंगे 2n + 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ गुणसूत्र में वृद्धि हुआ, यहाँ एक गुणसूत्र जुड़ रहा था, यहाँ 2 गुणसूत्र जुड़ रहे थे पेयर में, ये वृद्धि का एग्जाम्पल हुआ। यदि ऐसे संख्या वाला युग्मक यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो परिवर्तन कार्य करेगा। अब देखते हैं हाइपोप्लॉइडी, इसमें कमी होगी। यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ 2n - 8 है, यहाँ पहला है मोनोसोमी, 2n - 1, एक गुणसूत्र की कमी होगी 2n में, यहाँ 2n 8 है, तो यहाँ देखिए हम घटाते हैं, एक गुणसूत्र की कमी होगी, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यदि ऐसा युग्मक यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो म्यूटेशन कॉज करेगा। दूसरा है नलिसोमी, 2n - 2, अब यहाँ जोड़े में लॉस होगा। यहाँ पहले देख लेते हैं, 2n - 8 है, यदि नलिसोमी की घटना घटती है तो जोड़ा में गुणसूत्र गायब हो जाएंगे, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 2n कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इट मीन्स असुगुणता में 2n में गुणसूत्रों की संख्या जो है उसके अंदर कुछ वृद्धि होगी या कुछ कमी होगी, जिससे गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आते। बच्चों अब हम देखेंगे क्या, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के दौरान क्या है, सगुणिता, यूप्लॉइडी। इसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है, कितने बराबर, गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती। अर्थात यहाँ मान लीजिए 2n है, 2n के 3 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। मोनोप्लॉइडी, जिसे हम एक गुणिता n, इस तरह के भी जीव मिलते हैं। द्विगुणिता मतलब 2n, डिप्लॉइडी वाले भी जीव मिलते हैं।
हमको पढ़ना बहुगुणिता। बहुगुणिता में 2n के बराबर 1 या मोर से 2n के बराबर 1n बढ़ा दीजिए, 2n बढ़ा दीजिए, 3n बढ़ा दीजिए, अर्थात 3n, 4n, 5n, 6n, 7, 8 ये वृद्धि हो रही है। बहुगुणिता, बहु माने ढेर सारी वृद्धि हो रही है। किसके हिसाब से? 2n, एक सेट जो होता है 2n उसके हिसाब से वृद्धि हो रही। ट्राइप्लाइडी, टेट्रा, पेंटा, हेक्साप्लाइडी कहते हैं। अब आता है जो बहुगुणिता है, दो तरह के होते हैं। स्व बहुगुणिता जिसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लाइडी, और पर बहुगुणिता जिसको एल्लो पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। स्व बहुगुणिता में एक ही जीव के गुणसूत्र की गुणिता होती है। सेम कोई जीव होता है, उसके गुणसूत्रों के अंदर यदि परिवर्तन होता है 3n, 4n तो किस कैटेगरी में आएगा? स्व बहुगुणिता के अंदर आएगा। जबकि पर बहुगुणिता में क्या, दो भिन्न जीव के गुणसूत्रों में क्या होते हैं, गुणिता उत्पन्न होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? पर बहुगुणिता। ये भिन्न भिन्न जीवों के बीच में होती है। पहला समझे हम लोग कि स्व बहुगुणिता एक ही जाति के जीव में होती है। जैसे दूब घास का एग्जाम्पल है, ये 3n अवस्था में होता है, जबकि राई एक वैरायटी है वो 4n अवस्था में होता है। आइए मान लीजिए कोई नर है और मादा, उसके अंदर 2n गुणसूत्र है, इनके अंदर मियासिस होता है, लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन हो जाता है। कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा युग्मक बनता है जिसके अंदर 2n गुणसूत्र होता है, जबकि मादा के अंदर मान लीजिए मियासिस होता है, तो इनके अंदर युग्मक बनता है n। तो ये 2n और एक n मिलेगा तो बन जाएगा क्या? 3n। लेकिन जाति एक ही जीव है, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ, सेट बढ़े। यहाँ 2n सेट था, लेकिन यहाँ हो गया 3n सेट। इसी तरह राई का होता, और भी जीव हैं जो बहुगुणिता दर्शाते हैं। एक ही जीव में यदि होता है तब। दूसरा है पर बहुगुणिता में भिन्न भिन्न जीवों के गुणसूत्र के से बनी हुई गुणिता। देखिए ध्यान से, ये वैरायटी है रेफनो ब्रेसिका, रेफनेसेटाइबम ब्रेसिका ओलरेसी। दो वैरायटी होती है प्लांट की अलग अलग, उनको मिलाकर के एक नया प्लांट बनाया गया है। और उसके जो बनते हैं, हाइब्रिड उत्पन्न होता है, वो हाइब्रिड स्टेराइल होता है। जब उसके ऊपर हम लोग कॉल्चिचिन एक केमिकल होता है, जब उसका हम छिड़काव कर देते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। उसका एग्जाम्पल है 4n। और ट्रिटिकल ये मैन मेड सीरियल है, यह भी किसका एग्जाम्पल है? एल्लो पॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल। बच्चों अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजेन। वे कारक जो जीवों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारकों को हम बोलते हैं क्या? उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेन कहते हैं। ये तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन है? भौतिक उत्परिवर्तन जन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल म्यूटाजेन। दूसरा है रासायनिक उत्परिवर्तन जन, जिसको हम केमिकल म्यूटाजेन। तीसरा है जैविक उत्परिवर्तन जन, जिसको हम बायोलॉजिकल म्यूटाजेन कहते हैं। आइए समझते हैं। भौतिक उत्परिवर्तन जन के अंतर्गत कुछ किरणें आती हैं जो हमारे डीएनए के अंदर परिवर्तन लाती हैं, जिसके वजह से जीव में क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। कौन कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें ही क्या होते हैं? डीएनए के अंदर थायमिन डाइमर बनाता है, अर्थात दो थायमिन को आपस में जोड़ देता है और डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। ये क्वेश्चन आता है, थायमिन डाइमर कौन बनाता है? अल्ट्रावायलेट किरणें बनाती है। दूसरा है रासायनिक उत्परिवर्तन जन, नाइट्रस अम्ल है, एक्रोडीन है, बेस एनालॉग है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, एलएसडी है। ये लोग क्या करते हैं? डीएनए के अंदर परिवर्तन लाते हैं, जिससे जीव के अंदर उत्परिवर्तन होता। थर्ड है कुछ विषाणु जो हैं वो क्या करते हैं? जीवों के अंदर उत्परिवर्तन लाने की क्षमता रखते। इस तरह हमने क्या पढ़ा? म्यूटाजेन पढ़ा। इस तरह हमने उत्परिवर्तन के सभी टॉपिकों को क्या किया? बारी बारी से अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।